एक लड़की डीएम बनते ही पहुंची झोपड़ी। विकलांग लड़के से कहा, मुझसे शादी करोगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की कहानी बेहद ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए प्रिय दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने। एक लड़की जैसे ही कलेक्टर बनती है, अपनी सरकारी गाड़ी को लेकर एक बड़े बंगले के सामने जाकर रुकती है। वह गाड़ी से उतरती है और दरवाजे की डोर बेल बजाती है। अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आता है और पूछता है, बेटी तुम कौन हो और किससे मिलना चाहती हो? दोस्तों, इसके बाद कलेक्टर साहिबा एक व्यक्ति का नाम बताती है, लेकिन वह व्यक्ति उन्हें बताता है वे लोग तो यहाँ से कई दिन पहले ही जा चुके हैं और फिलहाल से कहाँ रहते हैं यह मुझे नहीं पता। यह सुनकर कलेक्टर साहिबा मायूस हो जाती है। वह धीरे से वापस अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर वे लोग कौन थे जिसके बारे में कलेक्टर साहिबा जानकारी ले रही थी, और ऐसा क्या कारण था जिससे उनके न मिलने पर कलेक्टर साहिबा इतनी उदास हो गई। अब कहानी बिहार के एक जिले में स्थित एक कॉलेज की ओर बढ़ती है। इस कॉलेज में मनीष नाम का एक छात्र पढ़ता है। मनीष के पिता करोड़पति हैं और उनका कारोबार बहुत बड़ा है, इसलिए उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह रोज गाड़ी से कॉलेज आता और पूरे तरह अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा था। एक दिन जब मनीष अपनी क्लास में बैठा था, उसकी नज़र उसी क्लास की एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम रितु था। वह एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके पिता एक सरकारी शिक्षक थे, लेकिन रितु पढ़ाई में बेहद ही होशियार थी। एक दिन जब टीचर क्लास में सवाल पूछ रहे थे, रितु जवाब देने के लिए अपनी सीट से खड़ी हुई और उसी दौरान मनीष की नज़र रितु पर टिक जाती है। रितु देखने में खूबसूरत थी और जैसे ही मनीष ने उसे देखा, वह पहली ही नज़र में उससे प्यार कर बैठा। अब वह बस किसी भी तरह रितु से बात करने का मौका ढूंढता। समय धीरे धीरे बीतता गया। क्लास में बैठा मनीष अक्सर रितु को घूर घूर कर देखता रहता। पढ़ाई करते हुए कॉलेज के 8 महीने गुजर गए। अचानक एक दिन मनीष को आखिरकार रितु से बात करने का मौका मिल ही गया। रितु कैंटीन में अकेली बैठी थी और उसके आसपास कोई नहीं था। यह देखकर झिझकते हुए मनीष उसके पास गया और बातचीत शुरू करने की कोशिश करने लगा। रितु पहले से ही जानती थी कि मनीष एक अमीर लड़का है, इसी वजह से वह उससे दूर रहने लगी। उसके मन में एक डर था, कहीं मनीष उसकी भावनाओं का गलत फायदा न उठा ले। लेकिन तभी हिम्मत जुटाकर मनीष अपने दिल की बात रितु से कह देता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यह सुनकर रितु के मन में जो शंका पहले से थी वो और भी गहरी हो गई। अब वह बार बार यही सोचने लगी, क्या सच में यह लड़का सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है और इसी वजह से मेरे सामने अपने झूठे प्यार का इजहार कर रहा है? तो वह उसे मना कर देती है और कहती है, मनीष देखो, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, हम लोग तुम्हारे आसपास के नहीं हैं, तो हमारा और तुम्हारा इस तरह बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मेरी बदनामी हो गई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कहकर रितु वहाँ से उठकर चली जाती है। मनीष मन के अंदर बहुत सी बातें सोचने लगता है। वह सोचता है कि रितु मेरे बारे में गलत समझ रही है, इसी वजह से उसने ऐसा कहा है। तो उसे विश्वास दिलाने के लिए वह बार बार रितु के सामने ऐसी बातें किया करता जिससे रितु को धीरे धीरे मनीष से प्यार होने लगता है। जैसे कि दूसरों की मदद करना, कॉलेज के अंदर आने वाले जूनियर्स की प्रोटेक्शन करना। यह सब देखकर रितु भी प्रभावित हो जाती है और धीरे धीरे वह भी मनीष से बात करने लगती है। कुछ समय बाद मनीष दोबारा रितु से अपने प्यार का इजहार करता है। इस बार रितु उसका प्यार स्वीकार कर लेती है और कहती है, ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वक्त बीतता गया और आखिरकार उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई। जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुई, मनीष रितु से कहने लगा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। रितु यह सुनकर थोड़ा उदास हो गई और जवाब दिया, मनीष बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए मानेंगे। मेरे पिता एक मामूली से टीचर हैं, जबकि तुम्हारे पिता करोड़पति हैं, तो वे शादी के लिए मना कर देंगे। लेकिन मनीष रितु को समझाते हुए कहता है, मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तब फिर मनीष अपने घर जाता है और अपने पिता से अपनी शादी की बात करता है। वह कहता है, पिताजी, मैं कॉलेज में रितु नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पिता अंदर ही अंदर
बहुत कुछ सोचने लगते हैं, क्योंकि वह करोड़पति थे। उनके अंदर अमीरी का घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन उसके पिता अपने भीतर की असली भावनाएं जाहिर नहीं होने देते और शांत स्वर में कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं किसी दिन जाकर तुम्हारी शादी की बात कर लूँगा, तुम मुझे उसका एड्रेस दे देना। यह सुनकर लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत अपने कमरे में जाकर रितु को फ़ोन करता है। रितु कॉल उठाती है और मनीष खुश होकर कहता है, पिताजी शादी के लिए तैयार हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही तुम्हारे घर आकर इस बारे में बात करेंगे। यह सुनकर रितु भी खुशी से झूम उठती है और रितु अपने पिता को मनीष के बारे में सब कुछ बता देती है। उसके पिता शांत स्वर में कहते हैं, बेटी, समाज में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन अगर तुम सच में उनसे प्यार करती हो तो मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। कुछ दिनों के बाद मनीष के पिता अपनी लग्जरी कार में बैठते हैं और सीधे रितु के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। रितु का घर एक गरीब इलाके में था। घर ठीक ठाक बना हुआ था, लेकिन मनीष के पिता के आलीशान बंगले के सामने वह कुछ भी नहीं था। जैसे ही मनीष के पिता रितु के घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां जाकर अंदर के सामानों की हालत देखने लगते हैं। वहां पहुंचते ही उनका माथा चढ़ जाता है, लेकिन रितु ने अपने पिता को पहले ही बता दिया था कि आज मनीष के पिता आने वाले हैं, तो वह उनकी पूरी तैयारी किए बैठे थे। तभी रितु के पिता सम्मान के साथ उन्हें घर के अंदर बिठाते हैं और चाय नाश्ता कराते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद मनीष के पिता रितु के पिता से बातचीत करने लगते हैं। बातों ही बातों में वह अपनी अमीरी का रौब झाड़ने लगते हैं और कहते हैं, देखो, तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे से कहना होगा कि वह उससे प्यार नहीं करती। इसके लिए चाहे तो तुम जितने भी पैसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं हो सकती। यह सुनकर रितु के पिता हैरान हो जाते हैं और तब उन्हें लग रहा था कि मनीष के पिता शादी की बात करने आए हैं, लेकिन असल में वह अपनी अमीरी का रौब दिखाने और अपने बेटे को इस रिश्तों से छुड़ाने आए थे। इसके बाद रितु के पिता गहरी सांस लेते हुए जवाब देते हैं, देखिए साहब, हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना आपके पास है, लेकिन अगर आप अपने पैसों के बल पर हमें खरीदना चाहते हैं तो यह मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई आपत्ति है तो मैं अपनी बेटी से साफ साफ कह दूंगा कि इस घर में तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता और तुम इस लड़के को भूल जाओ। रितु को, जो अंदर बैठी थी, यह सारी बातें सुन लेती है और वह भीतर ही भीतर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर मनीष के पिता उठते हैं और जाने लगते हैं। वह कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस बात को मान लिया। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। रितु यह सब सुनकर पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, बेटी, यह अमीर लोग हैं। जब बाप के अंदर इतना घमंड है पैसों का, तो बेटे के अंदर भी वैसा ही होगा। तुम ऐसा करो, उसे मना कर दो कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती। रितु 3 साल से मनीष को जानती थी, लेकिन अभी अभी जो उसके पिता ने कहा कहीं सही नहीं हो, सच लगने लगा। इसी वजह से रितु ने मनीष को फ़ोन किया और भारी मन से कहा, तुम मुझे भूल जाओ, हम शादी नहीं कर सकते। मनीष यह सुनकर चौंक जाता है और घबराते हुए पूछता है, ऐसा क्या हुआ रितु? हम पिछले 3 साल से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तुम मुझसे परेशानी तो साझा कर सकती हो, आखिर बात क्या है? लेकिन रितु किसी भी बात को बताने से इनकार कर देती है। वह ठंडे स्वर में कहती है, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम भी मुझे भूल जाओ। इतना कहकर रितु फ़ोन काट देती है और मनीष यह सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। वह सोचने लगता है, आखिर ऐसा क्या हो गया जो रितु खुद शादी से मना कर रही है। कुछ ही देर बाद उसके पिता वहां आ जाते हैं और मनीष उनसे सवाल करता है, पिताजी, वहां पर ऐसा क्या हुआ था जो रितु ने मुझे फ़ोन करके शादी से मना कर दिया? तब पिता कहते हैं, बेटा, उस घर में मैं तेरी शादी नहीं करवा सकता। वह घर बहुत छोटा है, वे लोग हमारे सामने बहुत गरीब हैं, हमारी उनसे कोई बराबरी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तू उसे भूल जाए। यह सुनते ही मनीष गुस्से और हैरानी में अपने पिता की ओर देखता है और जोर से कहता है, पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। लेकिन उसके पिता की सख्ती से जवाब देते हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से शादी करो, और अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना, मैं खुद को इस दुनिया से विदा कर लूँगा। अपने पिता की यह बातें सुनते ही गहरे असमझ में पड़ जाता है। एक तरफ उसका 3 साल पुराना
प्यार था, दूसरी तरफ उसका जीवन भर का रिश्ता था। उसका पिता जिसने उसे बचपन से संभाला था, जिसकी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था। मनीष कुछ देर तक गहरी सोच में डूब जाता है। वह अपने मन और दिल की लड़ाई में उलझ जाता है। आखिरकार भारी मन से वह अपने पिता की ओर देखता है और कह देता है, ठीक है पिताजी, अगर आप नहीं चाहते कि मैं उस लड़की से शादी करूं तो मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करूंगा। लेकिन पिताजी, यह भी सुन लीजिए, उसके सिवा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता और जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। यह सुनकर उसके पिता को हल्का सा झटका लगता है, लेकिन फिर वह सोचते हैं कि शायद अभी उसका दिल टूटा है, इसीलिए वह ऐसी बातें कर रहा है। वह शांत स्वर में जवाब देते हैं, ठीक है, अगर तुझे शादी नहीं करनी तो मत कर, लेकिन उस घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मनीष अब वह दिन भर अपने कमरे में बंद रहता, न किसी से ज़्यादा बात करता, न ही अपने यार दोस्तों से मिलने जाता। पहले जहां वह दोस्तों के साथ हंसी मजाक और घूमने फिरने में समय बिताया करता था, अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब पिता जब अपने बेटे की हालत देखता तो उसे तरस तो आता। वह सोचता कि क्यों न उसी से शादी करा दूं, लेकिन कहीं न कहीं जो पैसे का घमंड उसके दिमाग में पल रहा था वह उसके सामने आ जाता और वह बार बार उसे उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कराने से रोक लेता था। इसके बाद कई बार वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता, लेकिन बेटा उसकी एक भी बात नहीं सुनता और धीरे धीरे इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं। इन 3 सालों में न तो मनीष ने रितु को कभी फ़ोन किया था और न ही पूरी तरह से उसे अपने दिमाग से निकाल पाया था। मनीष के पिता ज़बरदस्ती उसे इधर उधर फंक्शन में ले जाया करते थे, लेकिन मनीष का कहीं भी मन नहीं लगता और वह ऐसे ही गुमसुम सा उस फंक्शन में घूम कर वापस आ जाया करता। ऐसे ही एक फंक्शन में मनीष अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहा था। जैसे ही वे लोग वहां से वापस लौट रहे थे तो उसका पिता उसे धमकाने लगा उस लड़की की बात को लेकर। उसने कहा, तूने अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी तू कर रहा है वो बहुत गलत है, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन तभी मनीष अपने पिता को दोबारा से वही बात कह देता है जो काफ़ी दिनों पहले उसने अपने पिता से कही थी। इस बात को सुनकर पिता थोड़ा सा परेशान हो जाता है और गाड़ी को थोड़ा तेज भगाने लगता है। वह गुस्से में कहता है, मैंने तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और तूने जरा भी मेरी इस बात का ध्यान नहीं दिया, तू बस अपने मन की करना चाहता है। इसके बाद जो मनीष की माँ होती है वह भी उसे समझाने लगती है। वह कहती है, बेटा, जो तेरे पिता कह रहे हैं वह ठीक है, उनकी बात मान जा, उनकी जिद को भी समझ ले। लेकिन मनीष साफ साफ मना कर देता है और कहता है, माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। गाड़ी के अंदर इसी तरह की बातें चल रही थी, बाप बेटे में बहस हो रही थी और माँ दोनों के झगड़ों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान मनीष के पिता का ध्यान रोड से हट जाता है और अचानक उनकी गाड़ी एक बहुत ज़ोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही मनीष को होश आता है वह देखता है कि उसके पैर में बहुत गहरी चोट लगी हुई है और उसकी माँ की मौत हो चुकी है। उसके पिता अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। यह देखकर वह फौरन अपने पिता की तरफ जाता है और उन्हें जैसे तैसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो मनीष का पिता वह उसे अपने आप को बाहर निकालने से मना कर देता है और कहता है, बेटा, मुझे बाहर मत निकालो, क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा और इस दुनिया में जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। इसके बाद मनीष घबरा कर कहता है, नहीं पिताजी, पहले आपको बाहर निकालता हूँ, पहले आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, फिर हम बातें करेंगे। लेकिन पिता उसे रोकते हुए कहते हैं, बेटा, काफ़ी दिनों से मैं इसी बारे में सोच रहा था कि तुम्हारी इस लड़की से शादी हो जानी चाहिए, लेकिन मैं अभिमान के चलते तुमसे यह बात कह नहीं पाया था। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम बेझिझक उस लड़की से शादी कर लेना, क्योंकि अब मैं ऊपर वाले के पास जा रहा हूँ और मेरा घमंड भी मेरे साथ ही चला जाएगा। यह सुनकर मनीष की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता को बाहर निकालने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में वहां एम्बुलेंस आ जाती है। मनीष एम्बुलेंस के अंदर अपने माता पिता को ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसके पिता की भी मौत हो जाती है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद मनीष अपने
माता पिता की मौत से बुरी तरह टूट जाता है और गहरे सदमे में चला जाता है। धीरे धीरे उसका पैर ठीक होने लगता है, लेकिन जैसे ही इलाज पूरा होता है तो उसे पता चलता है कि वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गया है। उसके पैर में ऐसी कमी रह गई है, अब वह अपनी जिंदगी पहले की तरह नहीं जी सकता। उसे हमेशा किसी सहारे की जरूरत होगी। यह सच्चाई जानकर मनीष बेहद उदास हो जाता है। वह अपनी किस्मत को कोसने लगता है और सोचने लगता है कि क्यों न रितु से बात की जाए, अब उससे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिता की भी आखिरी इच्छा यही थी। अंतिम समय में उन्होंने मुझसे कह दिया था कि तुम बेशक उसी लड़की से शादी कर लो। मनीष फोन निकालता है और रितु से बात करने की कोशिश करता है। इतने दिन बीत चुके थे और वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि रितु की शादी हो गई हो, अब उसके पास कोई मौका न बचा हो। जैसे ही मनीष फोन मिलाता है उसे पता चलता है कि रितु का नंबर मिल ही नहीं रहा है। यह देखकर वह घबरा जाता है। फिर वह तुरंत एक फ्रेंड को फ़ोन करता है जो रितु को अच्छी तरह जानती थी। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि रितु अब कलेक्टर बन चुकी है और वह फिलहाल उसकी ट्रेनिंग चल रही है। यह सुनकर मनीष हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है, अगर मैं अब उससे शादी की बात करूँगा तो क्या वह मना कर देगी? मैं तो विकलांग हो गया हूँ, अब उसके लायक नहीं हूँ। यह ख्याल आते ही वह फ़ोन काट देता है और खुद को गुमनामी की ज़िंदगी में धकेल देता है। धीरे धीरे करीब 1 साल बीत जाता है और 1 साल के भीतर मनीष का पूरा व्यापार ठप हो गया था, क्योंकि अब न तो वह अपने व्यापार पर ध्यान देता था और न ही उसका कहीं मन लगता था। वह घर के अंदर पड़ा रहता और दिन रात शराब पीता। ऊपर से उसने वह घर भी बेच दिया जिसमें वह अपने पिता के साथ रहा करता था। घर बेचने के बाद वह उन पैसों को लेकर इधर उधर भटकने लगा। उधर रितु की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। ट्रेनिंग खत्म होते ही उसकी एक जगह पोस्टिंग हो गई और वह वहाँ जहाँ कार्यभार संभालने लगी। लेकिन रितु के दिमाग में अब भी मनीष बसा हुआ था। वह तुरंत अपनी गाड़ी निकालती है और सीधे मनीष के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर जैसे ही वह दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से कोई व्यक्ति बाहर आता है और उसे बता देता है कि यह घर तो काफ़ी दिन पहले बिक चुका है और वे लोग यहाँ से जा चुके हैं। इसके बाद रितु मनीष के बारे में पता लगाने लगती है। करीब 2 महीने तक तलाश के बाद उसे आखिरकार पता चल जाता है कि मनीष अब अपना घर छोड़कर एक गरीब बस्ती में रहने लगा है, जहाँ पर वह इधर उधर छोटी मोटी मजदूरी करके अपना समय व्यतीत कर रहा था। इसके बाद रितु उसका एड्रेस लेती है और सीधे उसके घर पहुंच जाती है जहां मनीष रहा करता था। मनीष घर के अंदर ही बैठा हुआ था और जैसे ही वह रितु को अपने दरवाजे पर देखता है तो एकदम से नजरें चुराने लगता है। उसने खुद को पूरी तरह से बेहाल कर रखा था। तब रितु उसके पास आती है और कहने लगती है, मनीष, यह क्या हाल बना रखा है? तुम पहले कैसे थे? अब अपने आप को आईने में देखो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। लेकिन जो मनीष होता है वह तुरंत मना कर देता है। कौन मनीष? मैं मनीष नहीं हूँ। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर कोई मनीष नहीं रहता। हालांकि उसने रितु को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी वह उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। उसके बाद रितु की आंखों में आंसू आ जाते हैं मनीष की ऐसी हालत को देखकर, और उसके मुंह से यह बातें सुनकर वह कांपती आवाज में कहती है, मनीष, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मुझे पहचानने से मना कर रहे हो? क्या तुम अब भी इस बात के लिए नाराज हो जो मैंने उस दिन तुमसे कही थी? लेकिन फिर भी मनीष उसे मना करने लगता है और कहता है, मैं पहले तो आपको जानता ही नहीं, और फिर आप कौन सी बातों की बात कर रही हो? कौन मनीष? किसका मनीष? आप यहाँ से चली जाएं, यही आपके लिए अच्छा होगा। यह सुनकर रितु गहरी सांस लेती है और फिर धीरे से उसका हाथ उठाकर अपने सिर पर रख देती है और दृढ़ आवाज में कहती है, अगर तुम मनीष नहीं हो तो मेरे सिर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम मनीष नहीं हो और मैं किसी गलत आदमी को मनीष कहकर पुकार रही हूँ। इस बात को सुनते ही मनीष की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही इस बात का प्रमाण था कि वह मनीष ही था। इसके बाद रितु मनीष की आंखों के आंसुओं को पोंछती है और उसे कहने लगती है, मनीष, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई
और तुम किस वजह से मुझे पहचानने से मना कर रहे थे। तो मनीष अपनी पूरी कहानी रितु को बता देता है और कहता है, रितु अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बचा। मेरे एक पैर में ऐसी दिक्कत आ गई है कि जीवन भर किसी दूसरे के सहारे से चलूँगा। मेरे साथ तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे पूरी तरह से भूल जाओ। लेकिन रितु उसे कह देती है, मनीष आज जो मैं कलेक्टर बनी हूँ वह तुम्हारी ही बदौलत है। अगर तुम्हारे पिता उस दिन हमें गरीब होने का एहसास नहीं दिलाते तो शायद आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक अलग सी आग लग गई और उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे कोई बड़ा अधिकारी बनना है ताकि मैं खुद तुम्हारे घर जाके तुमसे शादी की बात कर सकूं। और उसके पिता इस रिश्ते से मना नहीं कर पाए। लेकिन मनीष कहने लगा, हाँ रितु, मुझे भी पता है कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो। जब तुम कलेक्टर बनी थी तो उसी दौरान मैंने तुमसे बात करने के लिए पता किया था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो और मैं एक विकलांग हूँ तो मैंने सही नहीं समझा तुमसे बात करना। इसी वजह से मैं आज तक तुमसे दूर रहा। इस बात को सुनकर रितु एकदम से मनीष के गले लिपट जाती है और कहती है, अब तुम चिंता मत करो, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूँगी। ऐसा कहकर रितु मनीष को अपने साथ ले जाती है और वहाँ से सीधा एक अच्छे सैलून में जाती है। सैलून में ले जाने के बाद उसे अच्छी तरह से तैयार करवाती है। तैयार कराने के बाद वह मनीष को अपने पिता से मिलवाती है। दोनों की शादी के लिए तुरंत सहमत हो जाते हैं। उसकी देख रेख में ही दोनों की शादी संपन्न होती है। शादी के बाद रितु मनीष को अपने साथ रखती है और दोनों एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उसने मनीष के लिए एक छोटा सा रोजगार खुलवा दिया था जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे